हम लोग जो सोचते हैं कि वो अनपढ़ व्यक्ति है, वो मजदूरा है, वो किसान है, वो सफाई का काम करता है, तो वो बुद्धिजीवी नहीं है, ये आपकी बड़ी भूल है। वो बुद्धिजीवी हो सकता है। इसीलिए पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं, चाहे एमएलए बनना हो, ग्राम प्रधान बनना हो, कहीं भी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है, बल्कि नौकर बनने के लिए एकेडमिक पढ़ाई जरूरी है। लेकिन समझदारी वाली पढ़ाई करने के लिए आपको उसको महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। तो दो बातों को ख्याल रखना, स्कूल कॉलेज में आपको केवल एक चीज पढ़ाया जाता है, इससे पढ़ लिख कर तो तुम नौकर कैसे बन सकते हो, क्योंकि नौकरी के लिए आपको पढ़ाई जरूरी है। लेकिन आपको हुक्मरान बनने की जो पढ़ाई होती है वह फूले, साहू, अम्बेडकर, बुद्ध को पढ़ के तभी हुक्मरान बनेंगे। इस बात को आपको समझना। तथागत बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई अम्बेडकर, हम सबके अधिकार के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं भारत के समस्त बहुजन नायकों से हम सबको परिचित करा देने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बस एक चीज आप सबको ये बात को समझने देना का है कि विषय जो बाबा साहब मानवर साहब ने जो निर्धारित किया, उस विषय को हम लोग कितने तहजीब देते हैं। आज का विषय है वर्तमान परिस्थितियों में संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण में प्रतिनिधित्व का रोल। हमारा संवैधानिक अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा, उसमें प्रतिनिधित्व का क्या रोल होगा। दूसरा विषय उसी में है तो उसमें बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल का क्या योगदान होगा। बस जिंदगी में आप लोग याद रखना, आपके पास विषय क्लियर हो गया तो समझिए आपने आंदोलन की जंग को आधा जीत लिया। अब आप ये कहेंगे कि इतनी बेबाकी से क्यों कह रहे हैं कि प्रश्न समझ में आ गया तो आप आंदोलन को जीत लेंगे, आप विजेता बनेंगे। उसके पीछे रीजन है, आप बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब आपके जीवन काल में उपस्थित हुए। इसमें से हमारे समझ से 80% लोगों ने बहुजन नायक मानवर कांशीराम को देखा है। बस इस बात पर आप फोकस करना कि आखिर वो कांशीराम जिन्हें आप बड़े सम्मान के साथ कहते हैं, मानवर तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, और वो जो कांशीराम थे वो बहुजन नायक मानवर कांशीराम हो गए। क्यों? ऐसी कौन सी खूबी थी, ऐसी कौन सी बात थी कि वो कांशीराम से मानवर भी हुए, बहुजन नायक भी हुए? ऐसा क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर में ऐसी कौन सी खूबी थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पहले वो भीमराव रामजी राव अम्बेडकर थे? फिर कौन सी खूबी थी कि वो डॉक्टर भी हुए, बाबा साहब हुए, बोधिसत्व हुए? ऐसी कौन सी खूबी थी? इस बात पर गौर करिए कि आपके ज्योतिबा फूले थे, वो कौन सी खूबी थी कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हम लोग कहते हैं। जिस दिन आप लोग ये चिंतन शुरू कर देंगे उस दिन आप आंदोलन कर चलाना सीख जाएंगे। और हम भी जब मैनपुरी में पहली बार मैं आया था, आपको मैं बताऊं मुझे कितनी खुशी आज मिल रही है कि इसी मैनपुरी जनपद में मैं 3 लोग आए थे। हम मैनपुरी में किसी को नहीं जानते थे, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं हरिभूषण जी को भी नहीं जानता था, अशोक कुमार गौतम जी को भी नहीं जानता था, आदरणीय कविंद्र जी को भी नहीं जानता था। इसका मतलब मैं किसी को नहीं जानता था। मैं कन्नौज से सीधे मैनपुरी जब आया, मैनपुरी जब आने के बाद
तिनके का सहारा। एक मिशनरी का जो मुझे नशा चढ़ गया था, और वो नशा कैसे पूरा हो रहा है धीरे धीरे, मैं इस चीज को आपको शेयर करने जा रहा हूँ। ये सब सारी चीजें महापुरुषों के जीवन संघर्ष से मैं सीख रहा हूँ, और मरते दम तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। एक चीज, जब मैं मैनपुरी में आया, किसी तरह से पता चला कि एक बौद्ध उपासक यहाँ रहते हैं। बुद्ध विहार में एक मीटिंग 5-6 लोगों को हुई, जिसमें आदरणीय हरभूषण राव जो जिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय कविंद्र जी थे, और भी 2-4 लोग थे। इन लोगों ने बात सुना, बात तो कितना महत्व दिया। अब इसका अंदाजा आज लगाइए कि आज मैं खुद मैनपुरी में दूसरी बार आया हूँ। उसके बाद जब दूसरी बार मैनपुरी में आया, तो आज में मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मैनपुरी और बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर साहब के विचारों की कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है। जो फूले साहब अम्बेडकर के विचारों में जो ताकत है, तो मानवर साहब क्या कहते हैं? मानवर साहब जब एक चमचा जो किताब लिखे हुए हैं, एक ही छोटी पतली सी तो किताब है, वो कहते हैं कि फूले साहू अम्बेडकर के सांस्कृतिक परिवर्तन ने हमारे अंदर ये परिवर्तन ला दिया कि मैं उस परिवर्तन के माध्यम से इस भारत में उज्जवल युग लाने जा रहा हूं। उज्जवल युग, जरा सोचिएगा, शब्दों पर बहुत गौर मतलब कि ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि फूले साहू अम्बेडकर के सामाजिक क्रांति, वैचारिक क्रांति ने हमारे ऊपर इतना प्रभाव डाला कि मैं भारत को उज्जवल युग में ले जाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। अब उज्जवल युग में प्रयास करने के लिए, ले जाने के लिए मानवर साहब कहते हैं कि मैं इस उज्जवल युग में भारत को लाऊंगा कैसे। इस पर बहुत सोचिएगा, चिंतन करिए। और नाम ही है राष्ट्रीय चिंतन शिविर यूपी सेंट्रल। हम यूपी सेंट्रल के लोग हैं, जिसमें बिहार के लोग भी प्रतिभाग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उज्जवल युग में लाने के लिए हम प्रयास करेंगे या प्रयास कर रहे हैं। तो तरीका उन्होंने 3 बताया। तरीका उन्होंने ये बताया कि हम चिंतन कर रहे हैं, और हम आयोजन कर रहे हैं, और हम संघर्ष कर रहे हैं। इस बात को समझिएगा। कभी कभी आप लोग, हमारा समाज निराशा में परेशान हो जाता है। पहले आप चिंतन करिए, आयोजन करिए और संघर्ष करिए। ये मानवर साहब ने किया, और ये बातें, आखिर ये जब बातें आई, तो मानवर साहब को समझने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर को समझने के लिए आपको 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को समझने के लिए, किसी आंदोलन को चलाने के लिए, किसी भी विचार को फैलाने के लिए आपको 3 बातें दिमाग में रखना पड़ता है कि पास्ट क्या है, इसका भूत क्या था, उसका वर्तमान क्या है, और उसका भविष्य क्या होने वाला है। ये 3 चीजों को आप जान लीजिए। वो आप कहेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है, जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है, उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जिस समाज की, जिस कौम को अपने समाज की आवश्यक जानकारी नहीं है, वह कौम इतिहास नहीं बना सकती, क्योंकि इतिहास के नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है। इसलिए जिस कौम का इतिहास नहीं, उस कौम का भविष्य नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, आने वाले पीढ़ी को हुक्मरान बनाने के लिए तुम अपने इतिहास को जानो कि तुम इस देश के शासक हो, इस देश के हुक्मरान हो। इस बात को समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो। तुम नीच नहीं हो, तुम अछूत नहीं हो, तुम दलित नहीं हो, तुम हरिजन नहीं हो, तो तुम हो क्या? अभी क्या बताया गया क्या बताया गया हम लोगों को कि हम जब पैदा हुए तो मुझे इतने पता था कि मैं तो अछूत हूं, मैं चमार हूं, कोई डोम है, कोई धरकार है, कोई
लोहार है, कोई अहीर है, कोई गडेरी है। ये सवाल कौन बताया? ये कौन बताया कि आप यही हो? ये तो एक तरफा इतिहास है, ये तो एक तरफा इतिहास है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिन्हें नीच कहा गया, जिन्हें अछूत कहा गया, जिसे अस्पृश्य कहा गया, जिसे दलित कहा गया, तो आखिर जिसने इनको अछूत अस्पृश्य दलित कहा, आखिर ये अछूत दलित उनको क्या कहते थे? एक मामला सोचिए कि हम लोग को दलित अछूत अस्पृश्य कहा गया, तो हम लोग उनको क्या कहते थे? अरे हम लोग उनको अछूत अस्पृश्य असभ्य नालायक हम लोग उनको कहते थे। लेकिन उनकी शासन सत्ता हुक्मरान 1 साल नहीं हजारों साल आई और हम लोग गुलाम की स्थिति में आ गए। जब गुलाम की स्थिति आ गई तो हम लोग किस तरह से गुलामी की? एक तो आपके सांस्कृतिक गुलामी, हम लोग सांस्कृतिक रूप से गुलाम हो गए, आर्थिक रूप से गुलाम हो गए, शैक्षिक रूप से गुलाम हो गए, धार्मिक रूप से गुलाम हो गए, शस्त्र से भी गुलाम हो गए। हम लोग किससे किससे वंचित हो गए? शिक्षा से, संपत्ति से, धर्म से, शस्त्र से। ये हम लोग जब वंचित हो गए तो हम लोग अपने इतिहास को भूल गए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इतिहास को जानिए। तो आपके जो, अगर मैं ये कहूं आपसे कि आपको जीवन में इतिहास का कितना महत्व है, तो मानवर साहब क्यों महत्वपूर्ण हो गए? तो मानवर साहब महत्वपूर्ण इसलिए हो गए कि उन्होंने 2 किताबें पढ़ी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल, और दूसरी किताब पढ़ी इनहेलेशन ऑफ कास्ट। हिंदी में उसे कहते हैं कांग्रेस ने और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, मानवर साहब ने पढ़ा। दूसरी किताब पढ़ा जाति का उच्छेद, जाति का विनाश। ये 2 किताबें पढ़ा, इतिहास समझा। मैं कहता हूं आप लोग अम्बेडकर मिशनरी हैं, तो आखिर आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बिना पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए 2 बातों को फोकस करिए। आंदोलन कैसे चलाना है, आंदोलन कैसे नहीं चलाना है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये 2 चीजों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको हम कैसे जानेंगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे आंदोलन को समाज के समझदार बुद्धिजीवियों पर सौंपा कि आंदोलन मेरा कौन चलाएगा, कौन हमारा आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। मानवर साहब भी अपने आंदोलन को किसको पर छोड़े? समझदार और बुद्धिजीवी पर। अब आप ये कहेंगे समझदार बुद्धिजीवी कौन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि समझदार बुद्धिजीवी 3 गुण वाला व्यक्ति हो सकता है। वह दूरदर्शी हो, नेतृत्व करता हो और सलाह देने की क्षमता रखता हो। बाबा साहब अम्बेडकर यही नहीं रुकते, कहते हैं किसी भी देश की अधिकांश जनता क्रियाशील और विचारशील जीवन व्यतीत नहीं करती, वो अपने बुद्धिजीवियों का अनुकरण और अनुगमन करती है। बाबा साहब अम्बेडकर कितना खास बात बोलते हैं, किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवियों पर निर्भर करता है। बुद्धिजीवी यदि ईमानदार हो, निष्ठावान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि संकट काल में वह खड़ा होगा और समाज के वो मदद करेगा। अब जरा सोचना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो 3 गुण वाला होना चाहिए, दूरदर्शी, नेतृत्व क्षमता और सलाह देने का। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि जो MA, MSc, PhD कर लिया बुद्धिजीवी हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS होगा वो बुद्धिजीवी हो गया। 3 ही गुण बोलते हैं, तो एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बुद्धिजीवी हो सकता है। हम लोग जो सोचते हैं कि वो अनपढ़ व्यक्ति है, वो मजदूरा है, वो किसान है, वो सफाई का काम करता है, तो वो बुद्धिजीवी नहीं है, ये आपकी बड़ी भूल है। वो बुद्धिजीवी हो सकता है। इसीलिए पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं, चाहे MLA बनना हो, ग्राम प्रधान बनना हो, कहीं भी शैक्षणिक योग्यता
योग्यता की जरूरत नहीं है, बल्कि नौकर बनने के लिए एकेडमिक पढ़ाई जरूरी है, लेकिन समझदारी वाली पढ़ाई करने के लिए आपको उसको महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। तो दो बातों को ख्याल रखना, स्कूल कॉलेज में आपको केवल एक चीज पढ़ाया जाता है, इससे पढ़ लिख कर तो तुम नौकर कैसे बन सकते हो, क्योंकि नौकरी के लिए आपको पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आपको हुक्मरान बनने की जो पढ़ाई होती है वह फूले साहू अम्बेडकर बुद्ध को पढ़ के तभी हुक्मरान बनेंगे। इस बात को आपको समझना है। अब आंदोलन कैसे चलाना, इस बात को थोड़ा सा आप लोग, मेरी माताएं बहनें मेरे भाइयों, मैं हल्की बात से थोड़ी बड़ी बात करूंगा। तो हल्की बात इसलिए मैं करने जा रहा हूं कि हमारा समाज आंदोलन को कैसे समझेगा, कैसे सीखेगा, कैसे समझदार बनेगा। अब जरा अंदाजा लगाइएगा आप, अब कल्पना करिए कि कैसे वो आगे बढ़ना चाहिए, वो कर क्या रहा है, हमारे महापुरुष उससे उम्मीद क्या किए थे, वो कर क्या रहा है। अब इसको समझने के लिए दो बातों पर फोकस करना है कि हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया, हमारे समाज को नौकरी का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया, हमारे समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति का अधिकार दिला दिया। लेकिन हम लोग किए क्या, और ये क्या किए इस पर सोचना। देखिए, कुछ हासिल हो जाना अच्छी बात है, हासिल होने के बाद उसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसको जानना जरूरी है। और याद रखना, आप बस पैसा हो जाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे का कैसे प्रयोग करना है आप इसको जानना जरूरी है। इसीलिए क्या है कि पैसा होना जरूरी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कहाँ प्रयोग करते हैं। आप बस नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन नॉलेज का प्रयोग आप कहाँ करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, हमारे लोगों ने अपने नॉलेज का, अपने पैसे का कहाँ प्रयोग किया। नौकरी मिली, टीचर हुए, प्रोफेसर हुए, डॉक्टर हुए, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, ग्राम प्रधान हुए, बीडीसी मेंबर हुए, एमएलए हुए, एमपी हुए, पॉकेट में पैसा आया, बस एक ही नारा लगाया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। अब ये सवाल समझने का है, मैं बोल रहा हूं, इसको समझिए आप। अब जरा सोचिए, जब तक उसके पास शिक्षा नहीं था, जब तक उसके पास पैसा नहीं था, जब वो मूर्ख कहा जाता था, तो एक बार भी माता ने नहीं बुलाया। लेकिन पैसा आते ही चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अब हमारे लोग भटक गए, हम कहते हैं कि उसको जाना कहाँ था, पहुंचा कहाँ। तो जैसे ही देखा वैसे ही समझा। इसलिए 3 प्रकार है विधा सीखने के, देख करके, सुन करके और पढ़ करके। तो देखने के लिए क्या किया, चला गया पहाड़ा वाली में, चला गया विंध्याचल में, चला गया मैहर देवी में, आखिर जैसे देखा वैसे सीखा। मैं कहता हूं कि जाओ घूमने, जब तुम्हारे पॉकेट में स्तन पर कपड़ा आ गया तो जाओ तो घूमने। तो मैं उसको समझाता हूं, पूरे देश में घूम के समझा ही रहा हूं, और समझाते समझाते मरूंगा। यही काम मैंने ठान लिया कि मैं समझाऊंगा कब तक, मरते दम तक, यही काम। क्योंकि समझाने की प्रक्रिया आपको अनवरत होनी चाहिए। आज रमाबाई के बारे में जो प्रस्तुति हुई, राहुल नागपाल ने अपने कविता के बाद में बोला कि जरा सोचने की बात है कि जितना दर्द, जितना कष्ट ये लोगों ने सह करके हम लोग इस हालात में लाया। न बाबा साहब हिम्मत हारे, न रमाबाई हिम्मत हारी। अब हम लोग वही काम
कहिए कि आपके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जिससे आपको नौकरी मिली, पढ़ाई मिली, विधायक बने, MP बने, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ। वहां तुम जाओ और जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके नमन करो कि हे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो गले में मटका होता, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो कमर में झाड़ू होता, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो बोलने से जीवा काट ली जाती थी, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो सुनने से कान में रांगा पिला दिया जाता था, आपका जन्म नहीं हुआ होता तो हमें चलने का मौका नहीं था कि हम खड़ी दोपहरी में चलते थे, क्योंकि हमारी परछाई से लोग अपवित्र हो जाते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इस देश में कुत्ते बिल्ली का भी सम्मान होता था। हम लोग तो कुत्ते बिल्ली से, पशु से भी कमी जिंदगी जी रहे थे, और आप बाबा साहब अम्बेडकर, आपने जन्म लिया, हम लोग को पशु इंसान से इंसान बना दिया, ये इसलिए आपको नमन करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग किसके ऋणी हैं, जिसके वजह से आज इतनी इस मुकाम पर हैं, आज जिसके वजह से हमारी महिलाओं पुरुषों को जरा सोचना, कल्पना करना। अब आप ये कहेंगे कि ये तो पुरानी बात है, इतिहास नहीं जानोगे, इतिहास का निर्माण नहीं करोगे। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें पहले LKG में जाना पड़ेगा, UKG में जाना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम समझ पाओगे कि सिलेबस क्या है। इसलिए हमारी महिलाओं को ऊपर छाती ढकने का अधिकार नहीं था। कल्पना हमने तो देखा नहीं ना, और पढ़ा भी नहीं है, और न सुना है, कहां से नॉलेज होगा। आज हमारे लोग, बड़े भाई लोग कहते हैं कि हमारी महिलाएं समझते नहीं। हम कहते हैं महिलाओं को बता दे कि उनका छाती खुला रहता था, पता चल जाता था कि अछूत महिला जा रही है। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पैदा हुई है ना, इसलिए उसको पता नहीं है कि इसको कुर्बानी देने वाले, इसको छाती ढकने का अधिकार किसने दिया। और हमारे पुरुष भाई आज जो लड़के जींस पहन करके टहल रहे हैं और अच्छे बाल रख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी उनको इतिहास बताओ कि आज जो आप कपड़े पहने हैं ना, क्योंकि आप बाबा साहब अम्बेडकर से पहले हम लोगों को नंगा रहना पड़ता था। आगे भगई पहन लेते थे लेकिन नंगे रहते थे, महिलाओं का छाती खुला, हम लोग नंगे रहते थे। तो हम नंगों को कपड़ा देने वाला यदि कोई है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। ये इतिहास है, ये इतिहास को जान लेंगे तो आप कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, कभी डीगे भी नहीं। आपको अपने कर्तव्य का हर समय ज्ञान रहेगा। जब कोई सेमिनार, संगोष्ठी, रैली होगी, उसमें जाएंगे, अपने तन मन धन का सहयोग करेंगे। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं, देखने के लिए मैं बोल रहा हूं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया। अब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए उन्होंने कहा, तो इसलिए नागपुर जाओ, वो जमीन को नमन करो। तो नागपुर में दीक्षा लेते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम नीच नहीं हैं, हम अछूत नहीं हैं, हम अस्पृश्य नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं, हम हरिजन नहीं हैं, अरे हम लोग इस देश के मूल निवासी शासक बौद्ध हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। तुम बौद्ध हो, गर्व से कहो हम बौद्ध हैं, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। तुम कहते हो ना, गर्व से कहो चमार है, ग्रेट चमार, ग्रेट धोबी, ग्रेट जाटो। मैं गया था सहारनपुर में गया, सहारनपुर गया था तो उस पर कई ऐसे बोर्ड मेरे को दिखे कि ग्रेट चमार लिखा था। तो हमने
हेलो, ग्रेट चमार लिखा था। संयोग से कुछ दिन बाद मैं गाजियाबाद नोएडा से चल रहा था तो उस पर लिखा था टी शर्ट पर ग्रेट जाटो। हमने अपना कार रोका, मैं पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो? उन्हें बड़े सम्मान के साथ कहा कि बहन मायावती जी ने यहाँ पर परिवर्तन स्थल कुछ बनाया है, बाबा साहब बुद्धा का मूर्ति लगा है, हम लोग वहीं से जा करके तो आ रहे हैं। तो हमने ये सवाल कर दिया, कुछ वकील लोग भी थे उसमें, तो आप जो टी शर्ट पर लिखा है ग्रेट जाटो, कोई ग्रेट चमार, फिर कोई कहेगा ग्रेट धोबी। तो अब बताओ कि वो जो परिवर्तन स्थल बना है, जो महापुरुषों का स्थल बना है, वो चमारों की वजह से बना है, जाटों की वजह से बना है, कि ये बहुजन समाज की वजह से बना है? इस बात पर विचार करो मेरे भाई। इसलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, इस पर मानवर साहब क्या कहते हैं कि ये जातियों का जो नेता बनता है, कोई चमार का नेता, कोई जाटो का नेता, कोई खट्टिक का नेता, कोई मुसहर का नेता, कोई धोबी का नेता, ये सब वोट कटवा है, चमचे हैं। याद रखना इस बात को। ये अपने जाति समूह को जोड़ करके केवल वोट कटवा बनते हैं, केवल दुश्मन को मजबूत करते हैं। इसलिए आपको मानवर साहब ने जो बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट दिया है, उस बात को बनाए रखना है। अगर नहीं बनाएंगे तो आप दिक्कत में फंसेंगे। दूसरी बात, अब मैंने 2 बात बताई थी देखने के लिए, अभी मैं तीसरी चीज बता रहा हूं, देखना। और कहां जाना है आपको? जाइएगा चैत्य भूमि में। बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 में हो गया। उनके सम्मान में जो चैत्य भूमि में स्मारक बना है, वहां तो जाओ सही। वहां जाने के बाद पुनः बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करो, याद करो। याद करने का मतलब उनके कृत्यों को, व्यक्तित्व को एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। विश्लेषण क्या करना है आपको कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आज तो हम लोग को एमए कोई कर लिया, एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, एलएलबी कर लिया, नौकरी मिल गई। अब इसके बावजूद भी रमाबाई अभी रो रही थी, और रमाबाई रो रही थी और कह रही थी साहब आप 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। कल्पना करो, अपने साथ सोच करके कल्पना करो। ये कहानी जो होती है, जो नाटक मंचन होता है, वो मनोरंजन के लिए नहीं होता है। उससे आपको सीखना है कि एक्चुअल में इसमें थीम क्या है, इसको समझना का। वो करे रमाबाई जिसका हस्बैंड पढ़ रहा है लंदन में, उसकी पत्नी बोल रही है कि आप 2 दिन से खाना नहीं खाए, इधर सब पैसा भेज दो थोड़ा। अब जरा सोचो, आज एमएससी पीएचडी वाला डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो गया। अब बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करो, तब जाकर के आप सही काम कर पाएंगे। और नमन कैसे करना है? हे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आपने एमए किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, डीएससी किया, एलएलबी किया, डीलिट किया, बार लॉ किया। इतनी पढ़ाई करने के बाद आप पूरे दुनिया का सुख वैभव को उपभोग कर सकते थे, लेकिन उसको आपने त्याग दिया। यही नहीं, आपकी पत्नी दवा के अभाव में मर गई, उसको भी त्याग दिया। यही नहीं साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा मर गया, और बाबा साहब अम्बेडकर को जाने था लंदन में हम लोग अधिकार के लिए। उसी समय जो ही वो तैयार होते हैं, आकर के आनंद कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा साहब कहते हैं कि आपको तो पता है, कहीं बेटा मर गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आज मेरा एक बेटा मर गया है, मैं अपने मरते हुए बेटे को छोड़ देता हूं, लेकिन जो करोड़ों बेटे हमारे मरने वाले हैं मैं उनको जिंदा करके रखूंगा। और चले गए लंदन में। इस बात को समझना है, इस बात को चिंतन करना है। अब चिंतन करने के बाद अब बात आई अधिकार की। जब अधिकार की बात आई, अब बात आई कि मानवर साहब सफल कैसे हो गए। मानवर कैसे हुए, इस बात को जिस दिन आप लोगों ने समझ लिया, और आज मैं ये भी सोचता हूं
इतना बड़ा मिशनरी क्यों इकट्ठे हो गए? ऐसी क्या बात है? मैं भी एनालिसिस करता हूँ, मैं भी दिन रात सोचता हूँ, ऐसा क्या बात है? जब मैं बिहार में रहता हूँ तो बिहार के साथ ही बिहार की मैनपुरी में मीटिंग हो रही है, तो मैं यही कहता हूँ ऐसी कौन सी बात आई कि आज मैनपुरी के इतने जाबाज साथी मेरे साथ खड़े हैं। वो मेरे साथ खड़े नहीं हैं, वो अम्बेडकर मिशन के साथ खड़े हैं, मानवर साहब के साथ खड़े हैं, बुद्ध के साथ खड़े हैं। धोखा सभी ने दिया, धोखा सभी ने दिया, तो वो धोखेबाज से भी सावधान है। वो मुसाफिर से कोई नहीं जुड़ता, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो अम्बेडकर मिशन से जुड़ा है, बुद्ध मिशन से जुड़ा है, फुले मिशन से जुड़ा है, मानवर के मिशन से जुड़ा है। तो मानवर का मिशन कैसे सफल हुआ? तो मैं जो बात को बोल रहा था, तो सफलता के लिए मैं पहले ही बोला था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना है। अब हम लोग एक बड़ी बात करते हैं, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। चूंकि विषय चूंकि नीचे छिप गया है, इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसमें लिखा है कि संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए प्रतिनिधित्व का क्या रोल है, प्रतिनिधित्व का मतलब कि रिप्रेजेंटेशन का क्या रोल है, आपके हिस्सेदारी का क्या रोल है। बात समझिए, अब थोड़ा कठिन में बोलने जा रहा हूं। और यही जीवन को बदला है मानवर साहब को, वही बात मेरे भी जीवन को थोड़ा प्रभावित किया है, थोड़ा सा प्रभावित किया है, इसलिए मैं अभी नौकरी पे हूँ। अगर पूरा प्रभावित कर दिया होता तो मेरा भी घर द्वार छूट गया होता, मैं भी नौकरी छोड़ देता। लेकिन थोड़ा सा प्रभाव दिया है कि आखिर प्रतिनिधित्व का क्या रोल है, क्या प्रतिनिधित्व की भूमिका है। तो प्रतिनिधित्व जानने के लिए पहले तो आपको ये सोचना है कि प्रतिनिधित्व मिला कैसे, रिजर्वेशन मिला कैसे। इस बात पर विचार करिए, पहले दिमाग में इस बात को डालिए। कार्डलेस माइक है, कार्डलेस माइक है, कार्डलेस माइक है, कार्डलेस माइक है। अरे हाँ ना बोलो पहले, ध्यान से बात को समझना। अब मैं इसलिए बोल रहा था कि आखिर ये प्रतिनिधित्व मिला कैसे, आरक्षण कैसे मिला। लोग कहते हैं ना हमारे दुश्मन कि ये खैरात वाले हैं, हमारे बच्चे घिस घिस के पढ़ते हैं, ये खैरात लूटने वाले खैरात लूट ले जाते हैं और हम लोग बगली झांकने लगते हैं। मेरे साथियों, हम लोग एक नारा देते हैं, हम लोग पूरा जोर से नारा देते हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। तो आरक्षण कहाँ कहाँ है? शिक्षा में भी है, नौकरी में भी है, राजनीति में है। अब आरक्षण मिला कैसे, इसको जानना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। अब मैं ये कहूं कि ये प्रतिनिधित्व का आधार कैसे है, कैसे मिला, इसको जानना जरूरी है। अब मैं ये बच्चियां जो महिलाएं उधर बात कर रही हैं, थोड़ा सा शांत हो जाएं। आप लोग देखिए, महिलाएं नहीं समझेगी तो बात बनेगा नहीं, इसलिए आप लोग थोड़ा बैठ जाए। जो लोग की जरूरत नहीं बैठ जाए, बार बार आप लोग खड़े होते हैं तो बात करने में असुविधा होती है। तो मेरे साथियों, आरक्षण किस आधार पर मिला, इसको जानना जरूरी है। आरक्षण प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव से रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन से रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन से ज्यादा रिजर्वेशन। ये कुल एक ही शब्दों का खेल है। अब ये मिला कैसे? आखिर मानवर साहब ने ये क्यों कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा? आखिर उनको कहने की क्या जरूरत पड़ गई? इसके लिए आप मानवर साहब को भी समझना पड़ेगा। यही बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब 1964 में रिजाइन किए। रिजाइन करने के बाद नवंबर 1966 में घटना घट जाती है। और घटना कहाँ घटती है? पूना में। पूना में घटती है घटना कि आरपीआई के लोग ये कह देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन इससे हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। बात को
ध्यान से सुनिएगा, नवंबर 1966 में पूना में आरपीआई के लोग बैठे, उन लोगों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार बड़ा अच्छा है, लेकिन कामयाब हो सकते नहीं, हम लोग कामयाब हो नहीं सकते। तो मानवर साहब पूछा कि कामयाबी का मतलब क्या होता है? तो उन लोगों ने बोला कामयाबी का मतलब होता है एमएलए बनना, एमपी बनना, हुक्मरान बनना। तो उन लोगों ने कहा तब तो बड़ी अच्छी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है, इस पार्टी से हुक्मरान बना जा सकता है, तो एमएलए एमपी तो बन ही सकते हैं। तब आरपीआई के लोगों ने कहा कि नहीं बन सकते, बाबा साहब अम्बेडकर का केवल विचार अच्छा है, लेकिन हुक्मरान नहीं बन सकते। इस बात को फोकस करिएगा, आप लोग नहीं फोकस करेंगे आंदोलन फिसल जाएगा हाथ से। बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अच्छा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अच्छा कैसे बोलते हैं लोग? मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। मूर्ति पर माला डालते हैं, विचारों पर एकदम ताला लगाए रहते हैं, तो इस ताले को खोलना है। तो उन लोगों ने, आरपीआई के लोगों ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अच्छा है, कामयाब हो न सकत। तो मानवर साहब ने कहा कि ये आंदोलन को कितना आगे ले गए, कितना पीछे ले गए, ये तो आंदोलन को ही छोड़ दिए। तब मानवर साहब ने संकल्प लिया, मानवर साहब 1966 में संकल्प लिया कि हम फूले साहब अम्बेडकर के आंदोलन से इस देश में एमएलए एमपी बनाएंगे। और याद रखना मेरे साथियों, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने फूले साहब अम्बेडकर के आंदोलन से उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में एमएलए ही नहीं पैदा किया, एमपी ही नहीं पैदा किया, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री पैदा कर दिया। यह है अम्बेडकर के आंदोलन की देन। उन्होंने इतिहास समझा, तो आखिर मुख्यमंत्री कैसे पैदा कर दिया, कैसे उन्होंने अपने हुक्मरान कैसे बन गए? और याद रखना, एक बात और कह के उस बात को बताता हूं, मानवर साहब जब जीवित थे तो लोग उनके पास गए, लोग गए तो बोले मानवर साहब हमारे पास बड़ी जुल्म ज्यादती होती है, हमारा बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, झोपड़ी जला दी जाती है, घर फूंक दिया जाता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है। तो मानवर साहब ने पूछा तो क्या चाहते हो? सभी का उत्तर यही था कि हम लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। तो मानवर साहब ने एक बात बोला कि तुम यदि मुक्ति चाहते हो तो हुक्मरान बनो। तब आप हुक्मरान बनो। तब मानवर साहब ने एक बात कहा, तब लोगों ने पूछा हुक्मरान कैसे बनेंगे, राजा कैसे बनेंगे, शासक कैसे बनेंगे? तो मानवर साहब ने कहा, एक बात चेतावनी दिया कि जो समाज मुफ्त में खाने का आदी हो गया है, जो समाज मुफ्त में खाने का आदी हो गया है, वह कभी क्रांति नहीं कर सकता। जो समाज क्रांति नहीं कर सकता, वह कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। और जो हुक्मरान नहीं बन सकता, वह अपनी बहन बेटियों, अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकता। आज जरा सोचो, जब वोट की बात आती है तो कोई साड़ी में बिक जाता है, कोई दारू में बिक जाता है, कोई पैसे में बिक जाता है, फिर भी सोचते हो तुम्हारी बहन सुरक्षित रहेगी, तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी। होना भी नहीं चाहिए ऐसे पापियों का, ऐसे देशद्रोहियों का जो अपना वोट बेचते हैं, उन्हें अपने जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसलिए आप लोग इस बात को सोचिए। और आप लोग कहेंगे, मुझे एक बार मेरे गांव से सूचना आ गई कि ये जिला पंचायत सदस्य में पैसा लेकर के वोट देना है। हम जो लोगों ने पूछ लिया, मैंने पूछ लिया कि आपने पैसा लिया है? अब वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, कहा मैं नहीं था, लड़का ने पैसा ले लिया। हमने कहा आप हत्या कर लीजिए। जिस घर में बच्चे पैसा ले रहे हैं और आप गार्जियन होकर कहते हैं कि हम तो नहीं थे, लेकिन 500 रुपया 1000 ले लिया। जब 500-1000 आपने ले लिया, आपको जीने का अधिकार नहीं है, अंबेडकर साहब का नाम लेने का अधिकार नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मर ही क्यों नहीं जाते, मर जाते तो
होता, जीने से क्या फायदा। और याद रखना साथियों, जीना महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखना, लाइफ में जीना महत्वपूर्ण नहीं है, जीने के साथ सम्मान के साथ जीना महत्वपूर्ण है। अगर सम्मान नहीं है तो उस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि इतनी बातें आप क्यों बोलते हैं, इतना क्यों समझा रहे हैं। कार्ल मार्क्स और बुद्धा पर कार्ल मार्क्स पढ़े हैं कि बुद्ध, इस पर डिबेट चल रही थी 1956 में आपके काठमांडू में। हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बताएंगे, अभी खाली मैं भूमिका बता रहा हूँ, कितना महत्वपूर्ण बातों को मैं बोलने जाऊंगा। अब उसको बोलूंगा जरूर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यदि उसको नहीं बोला तो हम लोग मर जाएंगे जीते जी। अगर जो 1930, 1931, 1932 का इतिहास नहीं जानेगा वो आंदोलन नहीं चलाएगा। ये कविंदर जी पगला नहीं गए हैं, अशोक कुमार गौतम पगला नहीं गए हैं, सत्यार्थी पगला नहीं गए हैं, बल्कि आंदोलन को ठीक ठीक समझ लिए हैं। मैं उसी को बात को बोलने जा रहा हूं। 1956 में जब बाबा साहब अम्बेडकर काठमांडू में बोल रहे थे तो कार्ल मार्क्स ने और बुद्धा को बोलना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और हम लोग क्या कहते हैं आपस में, कि रोटी कपड़ा मकान हो जाए, पहले तो नौकरी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान हो जाए तो आंदोलन चलाएंगे। तो कार्ल मार्क्स ने 2 बातें बोला, 3 बातें बोला कि इंसान को जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने 3 बात बोला, रोटी, कपड़ा, मकान। और ये रोटी कपड़ा मकान की फिल्म भी आ गई थी, तो रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। तो ये हमारा समाज रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। तो ये बात जब आई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं चलेगा। तब बाबा साहब ने समझाया, एक व्यक्ति के पास केवल पेट ही नहीं होता। याद रखना बात। अगर मैं आपसे सवाल करूं, एक व्यक्ति के पास केवल पेट ही नहीं होता, नाक भी होती है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूं कि पेट का सवाल है तो आप समझ जाते हैं कि भूखा आदमी है, इसको रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए। अगर मैं कहूं कि पेट का सवाल है तो आप समझ जाते हैं। और मैं कह दूं कि नाक का सवाल है तो आप समझ जाते हैं कोई इज्जत वाला मामला है, सम्मान का मामला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को बोला, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को बोला। कार्ल मार्क्स केवल पेट तक ने सोचा, केवल पेट तक। बुद्धा ने नाक तक सोचा। कार्ल मार्क्स केवल पेट तक सोचा, बुद्धा ने नाक तक सोचा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ललकारते हुए कहा, तुम्हारा पेट भरे या ना भरे, तुम खाली पेट रहना, भूखे मर जाना, लेकिन अपने नाक और सम्मान की सुरक्षा करते रहना। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया है। इसी यही आंदोलन है। अब मानवर साहब जब वो आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे, वो तो दीना भाना का धन्यवाद दीजिए, जब वहां बुद्ध और अम्बेडकर की छुट्टी की बात चल रही थी, वो पेट का आंदोलन नहीं था, वो नाक का आंदोलन था। और जो नाक का आंदोलन समझ गया, वो क्या मैनपुरी, क्या बिहार, क्या आगरा, कोई दूरी नहीं है। और आप चलते जाएंगे। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जाएगी, उन्हें क्या खास मंजिल मिलेगी जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए घर से निकलो, मंजिल तो आपको मिलेगी। और आज हमको जो मंजिल मिल रही है उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं 3 आया और 5-7 लोग मिले थे। जरा मेरे खुशी का ठिकाना, मेरे गर्व का ठिकाना, मेरे फीलिंग का ठिकाना कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसके पास 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, वो गर्व से कहता है कि मेरे पास बड़ा पूरा परिवार है। अब मेरे पास मैनपुरी में जब इतने हैं तो पूरे भारत और उत्तर प्रदेश को जोड़ जाए तो मेरा परिवार कितना बड़ा है। और अब मैं ये कहने जा रहा था
किया। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया? जब मानवर साहब पढ़ने लगे उस किताब को तो उनकी माता बिशन कौर बोला कि काशिया, इस किताब में क्या लिखा है तुम इतना पढ़ रहे हो? तो कांशीराम साहब ने कहा कि इसमें हुक्मरान बनने की चाबी छिपी हुई है। तो उन्होंने चाबी छिपी हुई है तो माता जी को समझ में नहीं आया, लेकिन जब कांशीराम को यह बात को समझ में आ गया कि हुक्मरान बनने की मास्टर गुरु किल्ली छिपी है, और जब वो गुरु किल्ली मिली, अब गुरु किल्ली क्या था? वो गुरु किल्ली क्या था? प्रतिनिधित्व था, रिप्रेजेंटेशन था। वही जब रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व मिला कि हम तो राजा बन सकते हैं, हुक्मरान बन सकते हैं, और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा व्हाट कांग्रेस एंड गांधी एंड देन टू अनटचेबल में, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वोट एक मैन एक वोट, वन वोट वन वैल्यू। जब ये मिला उनको तब उन्होंने ललकार के कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। और ये कहते हुए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब सवाल खड़ा हुआ कि ये प्रतिनिधित्व मिला कैसे? हम लोगों को ये जानना बड़ा जरूरी हो गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अब मैं कठिन चीज बोलने जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा दिमाग आप ध्यानपूर्वक सुनना। अभी तो थोड़ा हल्की फुल्की बातें थी कि आरक्षण क्यों मिला, प्रतिनिधित्व क्यों मिला। इस बात को 4 बार अगर मैं किसी चीज को दोहरा रहा हूँ उसका अर्थ निकलता है। प्रतिनिधित्व कैसे मिला, आरक्षण कैसे मिला, ये सब एक ही चीज है। अगर मैं आप सबसे कहूँ कि आरक्षण हिंदू न होने के कारण मिला, इस पर आप लोगों को संशय हो जाएगा। अब ये भी मैं कह दूं, आरक्षण पूना पैठ की देन नहीं है, ये कम्युनल अवार्ड की देन है, ये भी समझने में जरूरत पड़ेगी। हमारे साथियों ने कुछ गुमराह कर दिया पूरे देश को और नारा भी लगा दिया उल्टा, आरक्षण पूना पैठ की देन है। ये टोटली गलत है। आरक्षण पूना पैठ की देन नहीं है, आरक्षण तो छीना गया है पूना पैठ में। आरक्षण की देन कम्युनल अवार्ड 17/1932 का ब्रिटिश सरकार ने दिया था। इस बात को समझना है। और मिला क्यों, इसको भी समझना है। किस आधार पर मिला, इसके लिए 1930, 1931, 1932 से इतिहास जानना है। इसलिए मैं बोलने जा रहा हूं। जब इस देश में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू था तो उसमें एक प्रावधान था कि 10 साल जब पूरे होंगे तो एक कमीशन गठित होगा जो भारत के अछूत अस्पृश्य दलित कहे जाते हैं उनके सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगा। जब इसके 10 साल पूरे होने वाले थे तो 1928 में, याद रखना, 1928 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। जब साइमन कमीशन इंडिया में आया उस समय बर्किनहेड नाम का राज्य सचिव थे। बर्किनहेड ने कहा कि ये जो साइमन कमीशन बना है इसमें कोई इंडिया का आदमी नहीं रहेगा। इससे गांधी जी को बड़ा अपमान महसूस हुआ कि साइमन कमीशन अछूतों, अस्पृश्यों, दलितों के सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगा और हमको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया, जबकि मैं तो अछूतों आंदोलन चला रहा हूँ। ये नौटंकी थी गांधी जी की। तो जब उस बर्किनहेड ने कहा कि कोई गांधी जी भी नहीं रहेंगे, कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, इंडिया का कोई व्यक्ति नहीं, जब अपना अपमान समझे गांधी जी, आपने सुना होगा, उस समय पढ़े होंगे लोग, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, सभी ने समझा। और हम लोग भी उस समय पढ़ लिए थे, यही पढ़ाया गया परीक्षा पास करने के लिए। साइमन कमीशन गो बैक आने से इंडिया की आजादी खतरे में, यही पढ़ाया गया इतिहास में। और हम लोग पढ़ करके साइमन कमीशन गो बैक बढ़िया से मोटा से लिखते थे। साइमन कमीशन गो बैक का नारा जब आता था प्रश्न में साइमन कमीशन के बारे में, तो साइमन कमीशन गो बैक हम लोग लिखते थे। एक बच रहा कि गांधी एंड कंपनी ने कहा साइमन कमीशन गो बैक, लेकिन दूसरा पोजीशन आप जानिए, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों
अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। अब दो बातें चली। गांधी जी ने कहा गो बैक, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वेलकम। दो चीजों को पकड़ कर बैठे। यही आंदोलन और सेमिनार का निष्कर्ष है चिंतन का। यही चिंतन आपको करना है। अगर इस चिंतन में डूबे नहीं, आंदोलन नहीं चला सकते, चाहे मुझे बुरा भी कहना तब भी स्वीकार कर लूंगा। अगर चिंतन नहीं किए, यही दो बातें हैं। साइमन ने, गांधी जी ने कहा गो बैक, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वेलकम। ये दो चीजों को यदि आपने चिंतन कर लिया, क्योंकि मानव साहब ने कहा कि मैं उज्जवल भारत जनरेटर तो चल ही रहा था। आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है? एकदम लास्ट वाला हाथ का आवाज मिल रही है? आप बस शांति से रहिए, मैं बोलता रहूंगा। आवाज मिल रही है? सब लोग हाथ उधर पीछे वाले उठाए तो नहीं इतना क्या आ जाएगा। तब तो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करें। नहीं सर बोलिए, पीछे तक आवाज आ रही है। में अगर रिलैक्सेशन मिला है आपको, चिंतन को आप दूर कर देंगे और आप अपने सुविधाओं में आप उलझ जाएंगे। तो जो चिंतन का मामला था कि गांधी कहे गो बैक, साइमन कमीशन, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा साइमन वेलकम। अब यही दो चीजों को पकड़ कर बैठ जाना, बस दो ही चीज। अब दो पार्टी बना ला, मेरे हाथों को दो पार्टी समझ लेना। इधर गांधी जी, आपको नहीं, मेरे हाथ को। गलती से एक बार ऐसी घटना आ गई, इसमें बता दे। एक गलती से मैं जब ये बोल रहा था उन्नाव में, अब मेरे से मिस्टेक हो गया। और मिस्टेक मैंने किया नहीं, मैं समझाने के लिए मैंने कहा कि मुकेश जी को गांधी मान लो और इनको अम्बेडकर मान लो। और हम समझाने लगे पूरी बात को, और मुकेश जी बड़े दुखी होकर के, बड़ा दुखी, अरे साहब हमको आपने जो गांधी बना दिया, खलनायक बना दिया, अब बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी बता दिया, हमारा बड़ा अपमान हुआ। इसलिए भैया हाथ जोड़ता हूँ, मेरे ही हाथ के इधर गांधी समझना, इधर अम्बेडकर समझ के समझना बात को। नहीं तो आप लोग भी पूरा मान जाएंगे कि हमको गांधी बना दिए, इधर अम्बेडकर बना दिए, तो हमारा गांधी और मामला यहाँ जीतेंगे बाबा साहब। ये भी फैसला तय है। इधर वाले तो जीती जाएंगे, इधर वाले हार नहीं, हराएंगे ना। राउंड टेबल में हारे 1930, 31, 32 में पूरी तरह से हारे। यही बताना, यही चिंतन है, यही आंदोलन का मुख्य क्रक्स है, यही चमचा युग में लिखा भी है। तो गांधी जी ने कहा साइमन कमीशन गो बैक, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा साइमन वेलकम। अब यही दो बातों को समझ लेना कि एक आदमी गो बैक बोल रहा है, गांधी गो बैक, बाबा साहब अम्बेडकर बैक, अरे आपके वेलकम। अब दोनों में मामला क्या है कि इंडिया में दो विचारधारा चलती है। गांधीवाद, इसका जो है, ये जो है हिंदूवाद पर टिका है। गांधीवाद, इसका दर्शन हिंदूवाद, इसकी पवित्र पुस्तक मनुस्मृति। बस समझिए आप, गांधीवाद एक उसका जो थीम है, दर्शन है हिंदूवाद, और उसकी पवित्र पुस्तक मनुस्मृति। दूसरा वाद है अम्बेडकरवाद, इसका जो दर्शन है बुद्धवाद, इसकी पवित्र पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा और भारतीय संविधान। इसमें दो किताबें जुड़ गई, उसमें एक किताब, और उसमें बड़ी सारी किताबें होगी, लेकिन बुद्धा एंड धम्मा। अब दो बातों को समझिएगा, गांधी का दर्शन हिंदू राष्ट्र और उनकी पवित्र मनुस्मृति, बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद और भारतीय संविधान और आपका बुद्धा एंड धम्मा। अब इसका संघर्ष चलता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वेलकम किया, तो साइमन जब अध्ययन करने लगा, तो हमारे साथ खड़े तो हर समय होता
समझा दिया कि जब साइमन पूछे कि छुआछूत होता है कि नहीं, तो तुम लोग बता देना कि छुआछूत नहीं होता है। अब हमारे लोग भोले भाले अज्ञानी, जागरूकता का भाव, जब कोई पूछता, साइमन पूछता छुआछूत होता है, बड़े गर्व से लोग कहते छुआछूत नहीं है, हम लोग तो हिंदू हैं। साइमन ने बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा ये हालात है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे साथ अध्ययन करने चले। दोनों एक साथ अध्ययन करने चले मेरे भाई। अध्ययन करते हुए साइमन ने एक माता जी से पूछा, माता जी आपके साथ छुआछूत होता है कि नहीं? उन लोगों ने, माता जी ने पहले बता दिया कि छुआछूत नहीं होता, मैं तो हिंदू हूँ। ये बात सुनकर के साइमन बाबा साहब अम्बेडकर को इशारा करता है और